हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग बात कर रहे थे जीएस दृष्टि चित्रात्मक प्रस्तुति के सामान्य विज्ञान की पुस्तक के बारे में। तो आज ये उसी का फाइनल चैप्टर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी के बारे में, जो कि इस बुक का जो है ये फाइनल चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें एक ही वीडियो में सारा ये होगा कंप्यूटर। और इस बुक में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पोर्शन थे वो सारे के सारे हो चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप लोग चैनल पर जाकर वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी के बारे में और देखेंगे इसमें किस तरीके से इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। तो ये जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में जो है कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन बनते हैं एक ना एक। तो और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नया जो वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले हम अनुक्रमणिका देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी के बारे में, और इसके अंतर्गत कंप्यूटरों का वर्गीकरण, कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा, नेटवर्क के प्रकार, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी, इतने बारे में हम इस पोर्शन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैव उर्वरक के बारे में, और इसको जो है मृदा की उर्वरता बढ़ाने वाले जीवाणु एवं शैवाल होते हैं। ठीक है, और वह उदाहरण की बात करें तो इसमें एजेटोबैक्टर आता है, क्लास्ट्रीडियम आता है और राइजोबिया आता है। ये तीनों आपको उदाहरण याद करना है, क्योंकि ये इसे इस तरीके से पूछ लेता है क्वेश्चन में। ठीक है, जीवाणु कल्चर जो होता है, जैव उर्वरक तैयार करने की विधि को जीवाणु कल्चर कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर क्या होता है, देखिए कंप्यूटर जो है वो आंकड़ों को प्रोसेस करने वाला यंत्र होता है, और इसकी सूचना की बात करें इसमें तो जिस डाटा पर प्रक्रिया हो चुकी हो वो सूचना कहलाती है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं। डेटा किसे कहते हैं तो असिद्ध तथ्य, अंक, सांख्यिकी का समूह जिस पर प्रक्रिया करने से अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है उसे जो है डेटा कहा जाता है। बाइट की बात करेंगे तो कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई होती है बाइट, और एक बाइट बराबर होता है 8 बिट के। ठीक है, बिट की बात करें, बिट क्या होता है तो कंप्यूटर की स्मृति यानी कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के विकास के बारे में। ठीक है, भारत में कंप्यूटर का विकास सबसे पहले इसमें देखेंगे। तो देखिए इसमें कंप्यूटर के विकास में टिफ्रैक करके आया। तो भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित कंप्यूटर था ये, वर्ष 1962 में इसको खरीदा गया था। ठीक है, इसका पूरा नाम था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, और इसके बाद सीडैक क्या है तो प्रगत संगणन विकास केंद्र, इसको हिंदी में कहते हैं सीडैक को। इसका उद्देश्य था सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना। ठीक है, इसीलिए सीडैक का जो वर्ष 1988 में स्थापित किया गया, और इसमें जो है परम श्रृंखला का नवीनतम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम सिद्धि AI है। इसके बाद HEC2M की बात करें तो भारत का पहला कंप्यूटर है, वर्ष 1956 में 10 लाख रुपए में खरीदा गया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ, ये इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना स्थल जो है ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में किया गया था सिद्धार्थ का। ठीक है, इसके बाद परम 8000 के बारे में बात करेंगे, 8000 के बारे में। तो परम 8000 जो है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, जो कि वर्ष 1991 में स्थापित किया गया। परम श्रृंखला के अन्य सुपर कंप्यूटर हैं परम 10,000, परम पद्म, परम युवा सेकंड, परम बायोक्रोम, परम बायोब्लेज, परम ईशान, परम शावक, परम संगणक, परम शक्ति IIT खड़गपुर द्वारा बनाया गया, निर्मित किया गया। परम ब्रह्मा IISER पुणे द्वारा निर्मित किया गया, और है परम शिवाय जो कि IIT BHU में स्थापित है। आगे हम बात करेंगे कंप्यूटरों का वर्गीकरण के बारे में। तो देखिए कंप्यूटर के वर्गीकरण में सबसे पहले आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये जो है बड़ी कंपनी एवं ऑफिसों में सर्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसको हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है,
एक साथ कई प्रयोक्ताओं द्वारा लॉगिन का संभव इसमें होता है। ठीक है, दूसरे वर्गीकरण की बात करें तो सुपर कंप्यूटर आता है। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर शब्द का प्रथम प्रयोग जो है वर्ष 1929 में अमेरिका में किया गया था और ये अत्यंत तीव्र कंप्यूटर होता है। पहला सुपर कंप्यूटर जो बना था उसका नाम था CDC 6600। सुपर कंप्यूटर का अनुप्रयोग की बात करें तो मौसम संबंधी अनुसंधान, नाभिकीय हथियार, क्वांटम फिजिक्स, रासायनिक यौगिकों के अध्ययन में किया जाता है। विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर जापान का फुगाकू, जून 2021 का विश्व का सबसे अधिक सुपर कंप्यूटर में सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर जो है नंबर 1 पे, वो जापान का फुगाकू कंप्यूटर है जून 2021 तक। इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर, जो कि वर्गीकरण के तहत आता है। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है ये छोटे आकार वाला कंप्यूटर होता है। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम है पर्सनल कंप्यूटर, जिसे PC कहा जाता है। ठीक है, प्रकार की बात करें तो इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर आता है, जैसे कि लैपटॉप आता है, पाम टॉप आता है, नोटबुक आता है, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद इसमें टैबलेट कंप्यूटर भी है, स्मार्टफोन है, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। और अब एक और है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो ये आकार में बड़े होते हैं। वर्ड लेंथ 32 बिट या उससे अधिक होती है। अनुप्रयोग की बात करें तो पेरोल, अकाउंटिंग और वैज्ञानिक प्रयोगों में इसका किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्द से एक्सेस करने का तरीका क्या कहलाता है, तो वो होता है बुकमार्क। ठीक है, MS-DOS का सर्वप्रथम विमोचन जिस वर्ष में हुआ था 1981 इस वर्ष में किया गया था। ठीक है, कीबोर्ड केबल को कंप्यूटर के जिस बोर्ड में लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो USB पोर्ट कहते हैं। इसके बाद कंप्यूटर के मुख्य भाग की बात करेंगे तो उसमें है इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट। इतने जो हैं ये कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में देखेंगे तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे उसकी विशेषताएं थी, वो बड़े आकार के होते थे, खर्चीला सीमित अनुप्रयोग होता था। ठीक है, और समय उसका था 1940 से लेकर 1956 के बीच। सॉफ्टवेयर की बात करें तो मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। हार्डवेयर की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये थे प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर की विशेषताएं। इसके बाद हम दूसरे श्रेणी के कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करेंगे तो उसमें उसका वर्ष की बात करें तो 1956 से लेकर 1963 वर्ष आता है। सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल किया गया था असेंबली भाषा फोर्ट्रैन का और कोबोल का। ठीक है, विशेषता ये छोटा आकार का होता था, गति एवं संग्रह क्षमता अधिक थी, इनमें कम गर्मी उत्पन्न होती थी। और हार्डवेयर जो इसमें प्रयोग किया गया और ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। मैग्नेटिक कोर एवं मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इसमें द्वितीय श्रेणी के कंप्यूटर में किया गया। उदाहरण की बात करें तो IBM 1620 और यूनिवेक 1108, IBM 7094, CDC 1604 और CDC 3600। ये इतने सारे उदाहरण हैं जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ठीक है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो इसका जो डेट था वो था वर्ष 1964 से लेकर 1971 तक। सॉफ्टवेयर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाने लगा। हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। अब जैसे कि एल्गोल, बेसिक और पास्कल, ये सारे जो है हाई लेवल लैंग्वेज हैं। विशेषता क्या था, छोटा आकार और डॉक्यूमेंटेशन में इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, हार्डवेयर में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC चिप का इस्तेमाल किया गया। IC की खोज जैक किल्बे ने किया था। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो मिनी कंप्यूटर IBM 360 सीरीज और TDC 316, ये सारे आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के, तो इसका वर्ष बात करें तो 1971 से लेकर वर्तमान तक ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल किया जाता है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, विशेषता क्या है तो तेज गति के होते हैं, कम मूल्य इनका होता है। ठीक है, हार्डवेयर इसमें जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी VLSI का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। सेमी कंडक्टर पदार्थों की मेमोरी प्रयोग की जाती है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर DEC 10 है, स्टार 1000, ये सारे उदाहरण है।
चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। अब पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो वर्ष इसमें जो है वर्तमान व उससे आगे आते हैं, उससे आगे के जितने भी वर्ष हैं। और सॉफ्टवेयर इसमें जो है एआई का प्रयोग किया जा रहा है। हाई लेवल भाषाएं प्रयोग की जा रही, इंटरनेट व मल्टीमीडिया प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, विशेषता क्या है, ये अत्यंत छोटा, तीव्र गति, आसान उपयोग और बहुआयामी इसकी विशेषताएं हैं। हार्डवेयर इसमें इंटरनेट, ऑप्टिकल डिस्क और समानांतर प्रोसेसिंग प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण की बात करें तो नोटबुक है, पाम टॉप है, सुपर कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है। आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर के भाग के बारे में। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के बारे में। सीपीयू जो है वो प्रमुख भाग होता है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक व लॉजिक यूनिट, यानी कि दो टाइप का होता है सीपीयू, मतलब दो भाग होते हैं सीपीयू के, एक कंट्रोल यूनिट, एक एएलयू के जिसे कहते हैं। तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक व लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट। ठीक है, अन्य नाम है, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं सीपीयू को। इसका कार्य क्या है, डाटा की प्रोसेसिंग करना सीपीयू का। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इनपुट यूनिट का। तो इनपुट यूनिट क्या है, तो ये जो है ऐसी युक्तियाँ जिनका प्रयोग डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इनपुट यूनिट में माउस आता है, कीबोर्ड आता है। ठीक है, और इसके बाद कैमरा आता है। ठीक है, आगे हम इसमें देखेंगे तो उदाहरण में देखिए, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, ये सारे जो हैं इनपुट यूनिट के उदाहरण हैं। अब हम आगे बात करेंगे आउटपुट यूनिट के। तो आउटपुट यूनिट क्या है, तो ऐसी युक्तियाँ जिनसे संगणना के परिणाम प्रयोक्ता तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके उदाहरण की बात करें तो प्रिंटर आता है, प्लॉटर आता है, मॉनिटर है, एलसीडी, ये सारे आउटपुट यूनिट के उदाहरण हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मेमोरी यूनिट की। तो ये क्या है, तो कंप्यूटर का वो भाग जिसके द्वारा सूचनाओं एवं अनुदेशों का भंडारण एवं पुनरुद्धरण किया जाता है, तो उन्हें मेमोरी कहते हैं। ठीक है, प्रमुख प्रकार की बात करें तो आंतरिक मेमोरी और बाह्य मेमोरी, तीन मतलब दो प्रकार की होती है। ठीक है, क्षमता का मापन जो है बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट में किया जाता है। ठीक है, एक बाइट बराबर 10⁻³ किलोबाइट के बराबर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि बाह्य स्मृति के बारे में। तो इसका अन्य नाम है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। और उदाहरण की बात करें तो इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, ये सारे जो हैं सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं, बाह्य मेमोरी के उदाहरण। ठीक है, अब एक एक करके इसके बारे में देखेंगे। हार्ड डिस्क क्या होता है, तो ये एक से अधिक डिस्क होता है, ट्रैक व सेक्टर में ये विभाजित होता है। डीवीडी क्या होता है, तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है, संग्रहण क्षमता सीडी से इसकी अधिक होती है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो डीवीडी आर होता है और एक होता है डीवीडी आरडब्ल्यू, दो टाइप का डीवीडी भी होता है। पेन ड्राइव की बात करें तो ये इसका अन्य नाम है यूएसबी फ्लैश ड्राइव, डाटा संग्रहण युक्तियों में सर्वाधिक ये लोकप्रिय है इस समय पेन ड्राइव। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इंटरनल मेमोरी एवं उनके प्रकार के बारे में। तो इंटरनल मेमोरी में आता है रैम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है, तो जिन प्रोग्रामों और सूचनाओं की प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर कर रहा होता है उन्हें कंप्यूटर की स्मृति में धारण करना इनका कार्य होता है। इन्हें अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है, यानी कि वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, संग्रहित डाटा कंप्यूटर बंद होने पर यह नष्ट हो जाता है, यानी इसीलिए इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। दूसरा होता है रोम। रोम जो होता है ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है, पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। इनका कार्य होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का संग्रहण करना। ठीक है, इसके बाद विशेषता इनकी क्या होती है, रोम की मेमोरी में भंडारित डाटा या अनुदेश को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता है। प्रकार जो होता है रैम और रोम दो प्रकार का होता है। क्या है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में चिप्स के रूप में प्रयुक्त मेमोरी उपकरण होता है। अन्य नाम की बात करें तो प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, इनका अन्य नाम इन्हें कहते हैं। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का मुख्य प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होता है, कंप्यूटर की आंतरिक प्रणाली का ये नियंत्रण करता है। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो विशेष कार्य के संपादन हेतु निर्मित जो सॉफ्टवेयर होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। उदाहरण की बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। ये तीनों जो हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर जो है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में।
तो उसमें सबसे पहले देखेंगे मशीन भाषा। मशीन भाषा का अन्य नाम है बाइनरी भाषा, ठीक है। और कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली भाषा होती है ये, 1 और 0 पर ये आधारित भाषा होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे उच्च भाषा, उच्च स्तरीय भाषा के बारे में। उच्च स्तरीय भाषा जो होता है वो कोबोल होता है, लोगो होता है, बेसिक होता है, ये सारे उच्च स्तरीय भाषा के नाम हैं। एल्गोल है, ठीक है, C++ है, प्रोलॉग है, ये सारे उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, ठीक है। ये क्या है, तो किसी कार्य को करने के लिए प्रोग्रामर द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार के बारे में। तो देखिए, एक होता है मैन, जिसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये जो होता है ये 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने से निर्मित होता है, ठीक है। यानी कि एक शहर की सीमा में ये स्थित होता है। उपयुक्त उपकरण इसमें होता है राउटर, स्विच व हब्स, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसके खोजकर्ता बहुत पूछा जाता है, टिम बर्नर्स-ली हैं, जो कि 1989 ईस्वी में खोजा था। और ये जो है 23 अगस्त 1991 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दिया गया था। उदाहरण की बात करें तो इसका जो है इंटरनेट नेटवर्क उदाहरण होता है। तीसरा आता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि इसको लैन कहते हैं। लैन जो होता है एक भौगोलिक परिधि में सीमित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। उदाहरण की बात करें तो इसको घर, ऑफिस या भवनों में प्रयुक्त जो नेटवर्क होता है वो लैन के अंतर्गत आता है। अगला आता है वैन, जिसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ये बड़ी भौगोलिक परिधि में विस्तृत होता है। उदाहरण की बात करें तो वो इंटरनेट इसका सीधा उदाहरण है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का सेट क्या कहलाता है, तो वो होता है प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अवांछित ईमेल को क्या कहते हैं, तो उसे स्पैम कहते हैं। वेब क्रॉलर का अन्य नाम क्या है, वेब स्पाइडर है। फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है, तो संचार नेटवर्क में अनधिकृत आक्रमण से, ठीक है। यानी कि जब वायरस का अटैक होता है तो फायरवॉल उससे बचाता है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है, तो वो मापा जाता है बिट्स में, ठीक है, बिट्स में। ईथरनेट किसका उदाहरण है, तो लैन का उदाहरण है ईथरनेट, ठीक है। इंडेक्स होल किससे संबंधित है, फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। डक डक डगो एक है, तो एक ये सर्च इंजन है, ठीक है। डक डको एक सर्च इंजन है, ठीक है। इसके बाद हम नाभिकीय विखंडन के बारे में बात करेंगे, नाभिकीय प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे। उसमें आता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन की परिभाषा की बात करें तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन का प्रग्रहण करके तुलनीय द्रव्यमानों के 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है, उससे नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ठीक है। विशाल मात्रा में इसमें नाभिकीय ऊर्जा का विमोचन होता है। उदाहरण की बात करें तो 1 ग्राम यूरेनियम की विखंडन ऊर्जा जो होती है 20 टन TNT में विस्फोट की गई ऊर्जा के बराबर होती है। इसका प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में किया जाता है, यानी परमाणु बम में जो क्रिया होती है वो नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे परमाणु बम के बारे में। परमाणु बम की कार्यप्रणाली देखेंगे तो ऐसी युक्ति है जिसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉनों द्वारा विखंडनीय पदार्थ में अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया को बनाए रखा जाता है, जिससे अति अल्प समय में ऊर्जा की विशाल मात्रा मुक्त होती है। इसका अन्य नाम है नाभिकीय बम, यानी कि न्यूक्लियर बम भी इसे कहा जाता है। इसका सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसमें जो प्रयुक्त पदार्थ प्रयोग किया जाता है वो मुख्यतः यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे हाइड्रोजन बम के बारे में। हाइड्रोजन बम जो होती है वो अनियंत्रित अपक्रिया होती है। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। प्रज्वलक के रूप में परमाणु बम का प्रयोग करते हैं। अन्य नाम इसका होता है नाभिकीय संलयन बम। कार्य प्रणाली जो होती है वो अति उच्च दाब तथा ताप पर भारी हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नाभिकीय रिएक्टर एवं उसके भाग के बारे में। तो वह पदार्थ जिसका विखंडन किया जाता है ईंधन कहलाता है। ईंधन क्या है, वो पदार्थ जिसका विखंडन किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 होता है। मंदक किसे कहते हैं, तो न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने में प्रयुक्त पदार्थ जो होते हैं वो मंदक कहलाते हैं। इसमें आता है हल्का जल या सामान्य जल, भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड, ये सारे मंदक के उदाहरण हैं। शीतलक किसे कहते हैं, तो विखंडन से मुक्त अत्यधिक उष्मा के शीतलन हेतु प्रयुक्त विखंडन कहलाता है। इसमें उदाहरण आते हैं वायु, जल व CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नियंत्रक छड़ें क्या होती हैं, तो इसको नियंत्रक छड़ें जो है रिएक्टर में विखंडन दर को नियंत्रित करने हेतु प्रयुक्त जो छड़ें प्रयोग किया जाता है उसे नियंत्रण छड़ें कहते हैं, ठीक है।
इसके उदाहरण की बात करें तो कैडमियम और बोरान की छड़ें जो होती है वो नियंत्रण छड़ के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसके बाद इसका अन्य नाम है परमाणु भट्ठी, एटॉमिक पाइल, इसे अन्य नाम से कहते हैं। ठीक है, क्या है तो एक ऐसा संयंत्र जिसमें विखंडनीय पदार्थ में स्वपोषित नियत श्रृंखला अभिक्रिया यानी चेन रिएक्शन चलाकर एक नियत दर पर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। प्रयुक्त सिद्धांत इसमें नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जाता है परमाणु भट्ठी में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नाभिकीय संलयन के बारे में। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है तो ये देखिए, इसकी परिभाषा की बात करें तो संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का विमोचन होता है इसमें। अनुप्रयोग जो होता है यह हाइड्रोजन बम और सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन की अपक्रिया होती है। ऐसी अपक्रिया जो जिसमें दो अथवा अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उन्हें नाभिकीय संलयन कहा जाता है, जो कि सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं तो पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति का पता करने हेतु प्रयुक्त युक्ति क्या होती है तो वो होता है प्रस्फुरण गणक। ठीक है, तारे अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं तो नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त करते हैं। सोलर सेल में प्रयुक्त कौन सा तत्व होता है तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है तो वो है थोरियम। आगे हम बात करेंगे परमाणु ऊर्जा के संयंत्र में प्रयुक्त यूरेनियम जो है, यूरेनियम समस्थानिक है। किसका समस्थानिक है तो यूरेनियम 235 का समस्थानिक है। भारत का वो परमाणु संयंत्र जो चौथी भूकंपीय पेटी में अवस्थित है वो है नरौरा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे भारत के प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र के बारे में। ठीक है, तो कलपक्कम कुडनकुलम ये कहाँ पर स्थित है तो ये जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नरौरा जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। काकरापार जो है गुजरात में स्थित है। ट्राम्बे परमाणु शक्ति केंद्र जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कैगा परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये कर्नाटका में स्थित है। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विशेष तथ्य आते हैं। सबसे पहले प्रथम मानव अंतरिक्ष अभियान कब हुआ तो अंतरिक्ष यान जो था वो उसका नाम था ओस्तोक और तिथि जो थी वो था 12 अप्रैल 1961। प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो था मेजर यूरी गागरिन थे। गागरिन की अंतरिक्ष यात्रा का समय जो था 1 घंटा 48 मिनट था। ठीक है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। तिथि थी 4 अक्टूबर 1957। प्रक्रमण काल था उसका टोटल 92 दिन। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा कृत्रिम उपग्रह के बारे में तो उसका नाम था स्पुतनिक 2। तिथि थी 3 नवंबर 1957। इसमें विशेष क्या था, लाइका नामक कुतिया का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया था। प्रथम चंद्र अवतरण की बात करें तो अंतरिक्ष यान था अपोलो 11। प्रक्षेपण तिथि थी 16 जुलाई 1969 और अंतरिक्ष यात्री थे उसमें नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन जूनियर। ठीक है, और माइकल कॉलिंस, 3 लोग थे। नील आर्मस्ट्रांग व एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर अपने पैर रखे, वहीं कॉलिंस यान में चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे भारत के प्रक्षेपण यान के बारे में तो उसमें हम देखेंगे PSLV के बारे में। PSLV जो होता है इसका पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है और ये 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है 1000 से 1200 किलोग्राम वजनी उपग्रहों की स्थापना करने में सक्षम होता है। इसके बाद दूसरा है GSLV। GSLV का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह एक ध्रुवीय रॉकेट होता है। लगभग 2500 से 3000 किलोग्राम इसकी क्षमता होती है। प्रथम प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जो था SLV-3 था। ठीक है, SLV-3E2 के बारे में बात करेंगे तो रोहिणी RS-1 का सफलतापूर्वक इसने प्रक्षेपण किया था 18 जुलाई 1980 को और भारत अंतरिक्ष क्लब का 6ठा सदस्य बन गया था इसी के साथ। आगे हम बात करेंगे PSLV के प्रक्षेपण यान के बारे में तो कोर एलोन वर्जन जो होता है वो हल्के भार यानी कि 500 से लेकर 700 किलोग्राम वाले उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु होता है। बिना बूस्टर मोटरों वाला PSLV संस्करण ये था कोल एलोन वर्जन। ठीक है, इसके बाद आया PSLV एक्सेल। PSLV एक्सेल जो था ये 12 टन प्रणोदक क्षमता वाला शक्तिशाली रॉकेट था। चंद्रयान फर्स्ट एवं मंगलयान के प्रक्षेपण हेतु इसका प्रयोग किया गया था। इसके बाद आता है PSLV QL।
तो 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का इसमें प्रयोग किया जाता है। 1 अप्रैल 2019 को प्रथम मिशन इसमें संपन्न कराया गया था। इसके बाद आता है PSLV-DL, तो इसमें जो है 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट प्रक्षेपण का मध्यवर्ती से ये विकल्प होता है, लगभग 44 मीटर लंबा, 250 टन भारी होता है। उपनाम इसको कहते हैं वर्क हॉर्स। और ये जो है 4 चरणीय रॉकेट होता है, ठीक है। प्रथम चरण की बात करें तो उसमें ठोस प्रणोदक HTBB भरा हुआ होता है का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। द्वितीय चरण जो होता है उसमें द्रव प्रणोदक UDMH का प्रयोग किया जाता है, जो कि अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्राजीन जो होता है इसका फुल फॉर्म, इसका प्रयोग करते हैं। और ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तीसरे चरण में जो है ठोस प्रलोदक HTPB का प्रयोग किया जाता है। चौथा जो चरण होता है उसमें द्रव प्रलोदक MMH का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मोनो मेथिल हाइड्राजीन का प्रयोग करते हैं। और इसमें ऑक्सीकारक आकार मोन 3 का इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीकारक के रूप में। इसके बाद हम देखेंगे GSLV जो होता है, GSLV में GSLV मार्क 3 M1 होता है के माध्यम से जो है चंद्रयान सेकंड का प्रक्षेपण किया गया था। लगभग 2500 से 3000 किलोग्राम वजनी उपग्रहों के ले जाने में यह सक्षम होता है। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली ये रॉकेट है। लंबाई इसकी 49.1 मीटर है। भार इसका 401 टन है, ठीक है। इसके 3 मॉडल हैं। GSLV मार्क फर्स्ट, जो कि इसकी वहन क्षमता है 1.8 टन। दूसरा मॉडल है GSLV मार्क सेकंड, इसकी वहन क्षमता है 2500 किलोग्राम। इसका उपनाम है नॉटी बॉय, ठीक है। तीसरा इसका मॉडल है GSLV मार्क 3, इसके वहन क्षमता है 4000 किलोग्राम। इसका उपनाम है फैट बॉय, ठीक है। तो आपको फैट बॉय और नॉटी बॉय दोनों याद रखना है किसको कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे क्रायोजेनिक तकनीक। इसके बाद ये 2 PSLV GSLV होगा। इसके बाद इसमें एक और तकनीक आता है क्रायोजेनिक तकनीक। तो क्रायोजेनिक शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता नीदरलैंड के प्रोफेसर केमरलिंग ओन्नस थे। 1894 में इन्होंने किया था। इसमें विशेषता क्या होती है, क्रायोजेनिक तकनीक शून्य से जो है 238 डिग्री फ़ारेनहाइट कम ताप पर यह कार्य करती है। उपयोग जो है इसका करते हैं रॉकेट एवं मिसाइलों के में उपयोग क्रायोजेनिक ईंधन का किया जाता है रॉकेटों एवं मिसाइलों में, ठीक है। तुषार जनकी का प्रयोग GSLV रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। क्या है, तो भौतिकी की वो शाखा जिसमें अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने व उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, क्रायोजेनिक कहा जाता है, ठीक है। शब्द की उत्पत्ति जो थी उसको देख लेते हैं। तो क्रायोस मिस बर्फ जैसा ठंडा और जेनिक मिस पैदा करना, ठीक है। बर्फ जैसा ठंडा पैदा करना क्रायोजेनिक होता है। आगे उससे संबंधित बात करेंगे रैमजेट। रैमजेट क्या होता है, तो रैमजेट जो है किसी प्रकार के गतिमान पुर्जों का अभाव जो होता है वो उसे रैमजेट कहते हैं, ठीक है। और उसका उद्देश्य क्या होता है, तो अधिकतम गति प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। अधिकतम गति जो होती है इसकी 5 मैक होती है, ठीक है। क्या है, तो एक प्रकार का एक जेट इंजन है जो किसी वायुयान के अग्र दिशा में गति का उपयोग करके जेट इंजन के दहन कक्ष में आने वाली हवा को ये संपीड़ित करता है, तो उसे रैमजेट कहते हैं, ठीक है। और एक होता है स्क्रैमजेट। तो स्क्रैमजेट जो होता है इसको हम सबसे पहले जानेंगे कि ये क्या है। तो स्क्रैमजेट जो ऐसे जेट इंजन जिनमें तरल ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह इंजन वायुमंडल की ऑक्सीजन को ग्रहण एवं संपीड़ित कर प्रयोग में ले लेता है, तो इसको स्क्रैमजेट कहते हैं। इसका अन्य नाम है सुपरसोनिक दहन रैमजेट, ठीक है। सुपरसोनिक कंबस्टन रैमजेट इसे कहते हैं। और इसको जो है रैमजेट में नव प्रवर्तन का परिणाम है ये स्क्रैमजेट, ठीक है। इसका अधिकतम गति जो है 5 मैक से अधिक होता है। देखिए इस तरीके से रैमजेट और स्क्रैमजेट हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे साउंडिंग रॉकेट की। तो साउंडिंग रॉकेट को का अन्य नाम है अनुसंधान रॉकेट, इसको अनुसंधान रॉकेट भी कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह से 50 से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये परिवहन होता है। इससे उपयोग इसका अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मुख्यतः मापन एवं अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों का कार्यान्वयन करना इसका उपयोगिता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 जो है ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा के बहिर्मंडल में आर्गन 40 की उपस्थिति की खोज की थी, ठीक है। और इसमें जो है इसको 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित
किया गया था। इसका लॉन्च वजन था 3877 किलोग्राम। रॉकेट था तो जो था उसका नाम था GSLV मार्क थर्ड M1, ठीक है। इससे लॉन्च किया गया था इस रॉकेट से। मिशन का प्रकार था चंद्र कक्षायान, लैंडर तथा रोवर। चंद्रमा पर लैंडिंग की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम नामक लैंडर की लैंडिंग लक्षित किया गया था। लैंडिंग के दौरान संपर्क टूटने के कारण लैंडिंग जो है असफल माना गया। आगे हम बात करेंगे प्रमुख दूरबीन एवं वेधशालाएं, ठीक है। अब उसमें आता है नासा का ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम। ये जो है हर्बल अंतरिक्ष दूरबीन है। कॉम्पटन गामा किरण वेधशाला, चंद्रा एक्स किरण वेधशाला भी इसे कहते हैं, ठीक है। और ये जो तीन है नासा का ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम है। नासा जो है अमेरिकी की अंतरिक्ष स्पेस कंपनी है जिसके 3 ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम है, ठीक है। हबल अंतरिक्ष दूरबीन, कॉम्पटन गामा किरण वेधशाला, चंद्रा एक्स किरण वेधशाला, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे हर्शल अंतरिक्ष वेधशाला मिशन। ये जो है यूरोपीय एजेंसी द्वारा विमोचित है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम तथा वरुण ग्रह के खोजकर्ता पर सर विलियम हर्शल के नाम पर इसका नामकरण किया गया। फ्रेंच गुयाना के एरियन 5 रॉकेट द्वारा 14 मई 2019 को यह प्रक्षेपित किया गया था। ब्रह्मांड के सबसे ठंडे एवं दूरस्थ पिंडों का अध्ययन करना इसका काम था। 2013 में इसका कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके बाद दूसरा दूरबीन है स्पिट्जर अंतरिक्ष दूरबीन। सौर प्रणाली से लेकर अंतरिक्ष में दूरस्थ पिंडों के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित नासा की इंफ्रारेड दूरबीन है। ये नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम का यह चौथा व अंतिम अभियान है, ठीक। इसका पूर्व नाम था SIRTF, स्पेस इंफ्रारेड टेलीस्कोप फैकल्टी। खगोलीय उद्भव की खोज कार्यक्रम का भी यह हिस्सा रहा है। 30 जनवरी 2020 को 16 वर्षों के पश्चात मिशन की समाप्त घोषित कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मंगल अन्वेषण की। मंगल मिशन के बारे में बात करें तो क्यूरोसिटी, जो कि नासा द्वारा 26 नवंबर 2011 को प्रक्षेपित रोवर का नाम है, और ये मंगल ग्रह के लाल गेल क्रेटर पर लैंडिंग किया, ठीक है। परसेवरेंस जो है 30 जुलाई 2020 को नासा द्वारा प्रक्षेपित रोवर है। मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर के समीप लैंडिंग किया। इतिहास में पहली बार हेलीकॉप्टर नाम इसका है इंजेन्यूटी को दूसरे ग्रह पर भेजने में सफलता मिली, ठीक है। इसके बाद आता है मंगलयान, जो कि 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रविष्ट किया। अपने पहले ही प्रयास में सफल मंगल अभियान करने वाला भारत जो है प्रथम देश बना। मार्शियन एलीट क्लब में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश भी है भारत, ठीक है। यानी कि चाइना का भी इसमें अभी मंगल पर मिशन नहीं हो पाया है। प्रथम मंगल मिशन जो हुआ था वो मार्स 1 द्वारा किया गया था 1 नवंबर 1962 को, और ये सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। मैरिनर 4 जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वर्ष 1964 में प्रक्षेपित किया गया था। होप मिशन की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा ये मिशन होप किया गया। 20 जुलाई 2020 को प्रक्षेपित ये मंगल मिशन है। जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। किसी पश्चिमी एशियाई, अरब या मुस्लिम बहुल देश द्वारा मंगल ग्रह हेतु प्रक्षेपित प्रथम मिशन है होप मिशन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रोवर स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी की। तो रोवर स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो नासा द्वारा जून 2003 में स्पिरिट एवं जुलाई 2003 में अपॉर्चुनिटी का प्रक्षेपण किया गया। मार्स पाथ फाइंडर मिशन नासा द्वारा सोजर्नर रोवर 1997 में भेजा गया। इसके बाद आता है तियानवेन फर्स्ट मिशन, जो कि चीन द्वारा प्रक्षेपित मंगल मिशन 23 जुलाई 2020 को प्रक्षेपित किया गया। चीन का प्रथम मंगल रोवर जो उसका नाम था झुरोंग, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रयान 2 के बारे में थोड़ा सा डिटेल वाइज। चंद्रयान 2 जो है ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा के बहिर्मंडल में आर्गन 40 की खोज के लिए भेजा गया, ठीक है। 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। रॉकेट का नाम है GSLV मार्क थर्ड M1, ठीक है। ये चंद्रमा पर लैंडिंग करना था। दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम नामक लैंडर की लैंडिंग लक्ष्य रखा गया था, और जबकि लैंडिंग के दौरान संपर्क टूटने के कारण लैंडिंग को असफल करार दिया गया। इसके बाद हम बात करेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। तो एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपात विकास कार्यक्रम से संबंधित कुछ चीज़ें देखेंगे। तो प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों की बात करें तो उसमें है अग्नि, नाग, आकाश, त्रिशूल और पृथ्वी, ठीक है। 5 प्रकार की हैं। इसके बाद इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। समय था 1983 से लेकर 2008। संस्था थी DRDO, ठीक है।
इसके बाद हम एक एक करके देखेंगे। पृथ्वी मिसाइल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पृथ्वी मिसाइल जो है इसका विभिन्न संस्करण जो है, पृथ्वी फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। मारक क्षमता इसकी 150 किलोमीटर तक है। इसका डिजाइनर जो था वो DRDO था। पृथ्वी फर्स्ट जो 1994 ईस्वी में सामरिक बल कमान द्वारा सेवा में लिया गया था। इसके बाद पृथ्वी सेकंड का प्रक्षेपण किया गया। मारक क्षमता इसका 250 से 350 किलोमीटर तक था। इसके बाद पृथ्वी थर्ड का प्रक्षेपण किया गया जो कि नौसैनिक संस्करण था और इसकी मारक क्षमता 350 से लेकर 600 किलोमीटर तक था। और यह जो है पृथ्वी सतह से सतह मारक क्षमता वाला मिसाइल है। प्रथम परीक्षण जो है श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज 27 फरवरी 1988 को किया गया था और यह जो है द्रव प्ररोधक द्वारा संचालित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रहार मिसाइल की। प्रहार मिसाइल जो है ये त्वरित व तीव्र प्रतिक्रिया वाला मिसाइल है। 2 से 3 मिनट के नोटिस पर दागना इसका संभव है। 200 किलोग्राम भार क्षमता है। नाभिकीय युद्ध सामग्री ले जाने में भी क्षमता है इसकी, ठीक है, सक्षम है। प्रथम परीक्षण जो किया गया था 21 जुलाई 2011 को चांदीपुर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स थर्ड से। लंबाई इसकी 7.8 मीटर है। भार इसका 1.2 टन है। प्रणाली जो है इसमें इस्तेमाल किया गया एक चरणीय ठोस प्ररोधक संचालित प्रक्षेपास्त्रीय इसमें प्रणाली प्रयोग किया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें प्रगति मिसाइल। प्रगति मिसाइल की बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो 7.4 मीटर है। वहन क्षमता इसकी 200 किलोग्राम है और ये केवल पारंपरिक वार हेड ले जाने में सक्षम है। सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है। लघु दूरी की मिसाइल है, यानी कि 60 से 170 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। प्रहार प्रक्षेपास्त्र का जो है निर्यात संस्करण है। ठीक है, इसके बाद अमोघ फर्स्ट की बात करेंगे। अमोघ फर्स्ट की अधिकतम दूरी है 2.8 किलोमीटर। इसका प्रथम परीक्षण किया गया था 10 सितंबर 2015 को मध्य प्रदेश के बबीना सैन्य रेंज में। ठीक है, यह द्वितीय पीढ़ी की टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित पहली मिसाइल भी है ये। इसके बाद हम बात करेंगे अग्नि मिसाइल के बारे में। तो सबसे पहले हम उसमें देखते हैं अग्नि मिसाइल की बात करें तो अग्नि मिसाइल में आता है फर्स्ट कहाँ, यहाँ से है। ठीक है, तो सबसे पहले अग्नि फर्स्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अग्नि फर्स्ट की बात करें तो ये जो है इसकी लंबाई 15 मीटर है। ठीक है, इसकी उड़ान भार जो है 12 टन है। प्रणाली की बात करें तो इसमें एक चरणीय ठोस प्ररोधक प्रणाली का प्रयोग किया गया है। भार क्षमता जो है 1000 किलोग्राम युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है। रेंज इसकी जो है 700 किलोमीटर थी। प्रथम परीक्षण वर्ष 2002 में चांदीपुर में किया गया था। इसके बाद अग्नि फर्स्ट के बाद हम बात करते हैं अग्नि सेकंड की। ठीक है, अग्नि सेकंड जो है इसकी लंबाई 20 मीटर है और इसका भार 16 टन था। इसमें प्रणाली जो 2 चरणीय ठोस प्ररोधक प्रणाली प्रयोग किया गया था। इसकी वहन क्षमता 1000 किलोग्राम युद्ध सामग्री थी। प्रथम परीक्षण इसका 11 अप्रैल 1999 को किया गया था। अग्नि थर्ड सेकंड के बाद अग्नि थर्ड की बात करेंगे। अग्नि थर्ड का प्रथम परीक्षण 12 अप्रैल 2007 को किया गया था। वहन क्षमता इसमें 1500 किलोग्राम युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है। रेंज इसकी 3000 किलोमीटर रेंज रखी गई थी। ठीक है, इसके बाद अग्नि फोर्थ की बात करेंगे तो इसका पूरा नाम है अग्नि सेकंड प्राइम मिसाइल। ठीक है, अग्नि सेकंड प्लस की बात करेंगे तो इसका प्रथम परीक्षण 15 नवंबर 2011 को किया गया था। इसकी रेंज क्षमता थी 3500 किलोमीटर। वहन क्षमता जो थी 1000 किलोग्राम युद्ध सामग्री। 28 मीटर इसकी लंबाई है। भार इसका 17 टन है। द्विचरणीय ठोस प्ररोधक प्रणाली इसमें प्रयोग किया गया है। इसके बाद बात करेंगे अग्नि 5 मिसाइल की। इसकी लंबाई 17.5 मीटर है। भार इसका 50 टन है। त्रिचरणीय ठोस प्ररोधक प्रणाली है ये। इसकी वहन क्षमता 1.5 टन युद्ध सामग्री ले जाने में है और इसकी मारक क्षमता जो है 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक है और इसे 8000 से 12000 किलोमीटर तक करने में भी यानी कि बढ़ाया जा सकता है 8000 से 12000 किलोमीटर तक। और ये सतह से सतह पर मार करने के लिए काम में आता है। तो ये था अग्नि के बारे में। अब तक 5 संस्करण का इसका परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें 5वां संस्करण जो है वो 5000 से 8 किलोमीटर तक मारक क्षमता जो भी हाल ही में किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो सुखोई 30 MKI विमान पर तैनात सबसे भारी हथियार है। ठीक है, इसकी मारक क्षमता जो है वह 290 किलोमीटर है। 450 से 500 किलोमीटर तक का विस्तार इसमें संभव है। और नौसैन्य संस्करण जो है 18 अक्टूबर 2020 को स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत INS चेन्नई से सफल परीक्षण किया गया। भारत के DRDO व रूस द्वारा संयुक्त रूप से इसका विकसित किया गया। ठीक है,
नामकरण इसका जो है भारत के ब्रह्मपुत्र नदी व रूस के मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ब्रह्मोस नाम। प्रणाली इसका द्विचरणीय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। ठीक है, निर्भया क्रूज मिसाइल की बात करते हैं तो निर्भया जो है इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। अन्य नाम है ट्री टॉप मिसाइल। विशेष क्या है, विशेषता अमेरिकी मिसाइल टॉम हॉक के समतुल्य है ये। ठीक है, निर्भय क्रूज मिसाइल। श्रेणी इसकी श्रेणी में आती है, सब सोनिक क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आती है और ये सतह से सतह पर मारक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, प्रणाली इसमें लंबी दूरी व द्विचरणीय प्रक्षेपास्त्र इसमें इस्तेमाल किया गया। इसके बाद आता है सौर मिसाइल। सौर मिसाइल की बात करेंगे तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल है। के 15 मिसाइल का सतही संस्करण है। मारक क्षमता इसका 700 से लेकर 1000 किलोमीटर तक है। श्रेणी की बात करें तो नाभिकीय सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल है। प्रथम परीक्षण इसका 3 अक्टूबर 2020 को किया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। पेलोड वहन क्षमता इसका 200 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम है। उड़ान इसकी ऊंचाई जो है 50 किलोमीटर यानी कि 31 मील तक है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसमें के मिसाइल श्रृंखला श्रेणी में। ठीक है, तो के मिसाइल की श्रेणी में सबसे पहला आता है सागरिका। ये श्रृंखला की प्रथम मिसाइल है। कोड नेम इसका है K-15। परमाणु सक्षम मिसाइल है। मारक क्षमता 750 किलोमीटर है। इसके बाद K-4 आता है। मारक क्षमता 3500 किलोमीटर। परमाणु सक्षम पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल जिसको SLBM भी कहा जाता है। DRDO द्वारा प्रोजेक्ट ब्लैक के तहत इसका विकास किया गया। 2000 किलोग्राम तक परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। इसका नामकरण जो है मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया। श्रेणी जो है इसे जल के अंदर से प्रक्षेपण योग्य प्रक्षेपास्त्र है, यानी कि जल के अंदर से भी इसको प्रक्षेपण किया जा सकता है। स्वदेशी पनडुब्बी अरिहंत पर तैनाती है तो इसको विकसित किया गया। ठीक है, इसके बाद आता है रुद्रम। तो रुद्रम क्या है, DRDO द्वारा विकसित प्रथम विकिरण रोधी मिसाइल है। प्रचालन सीमा इसकी 100 से 125 किलोमीटर है। ठीक है, उपयोग इसका दुश्मन के रडारों, संचार स्थलों, अन्य रेडियो आवृत्ति उत्सर्जन स्रोतों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने हेतु इसको बनाया गया। ठीक है, श्रेणी की बात करें तो विकिरण रोधी मिसाइल है, हवा से सतह में मार करने वाली। ठीक है, प्रथम परीक्षण 9 अक्टूबर 2020 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वीप से किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल की बात करें तो चौथी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ मिसाइल है। फायर एंड टारगेट मिसाइल है। ठीक है, इसे कहा जाता है। इसकी मारक क्षमता 15 से 20 किलोमीटर है। DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया है। हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग हेलिना से का उन्नत संस्करण। ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल होती है ये और प्रथम परीक्षण इसका जो है किया गया था 19 अक्टूबर 2020 को। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें भारतीय प्रक्षेपास्त्र रोधी प्रणाली। तो उसमें आता है AAD मिसाइल। एकल चरणीय ठोस ईंधन चालित मिसाइल होती है। अंतः वायुमंडल में 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक बैलिस्टिक मिसाइलों के अवरोधन में सक्षम है। प्रथम परीक्षण जो इसका 6 दिसंबर 2007 को किया गया था। इसके बाद आता है PAD मिसाइल। ये द्विचरणीय मिसाइल है। प्रथम चरण ठोस ईंधन, द्वितीय चरण तरल ईंधन से चालित है। बाह्य वायुमंडल में 50 से 80 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई तक ये कार्य कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल के अवरोधन में सक्षम है। प्रथम सफल परीक्षण 27 नवंबर 2006 को किया गया था। ये क्या है, तो एक बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास और तैनाती की दिशा में एक पहल है। ठीक है, इसके बाद द्विस्तरीय प्रणाली है AD मिसाइल, PAD मिसाइल। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो निशांत क्या है, तो एक चालक रहित दूरस्थ चालित विमान है। ठीक है, त्रिशूल क्या है, त्रिशूल जो है वह सतह से वायु तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। धनुष मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, तो लगभग 350 किलोमीटर। ठीक है, अस्त्री क्या है, INS अस्त्र धारणी है, एक टारपीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान है। ठीक है, तो ये था जो कि GS दृष्टि घटना चक्र की चित्रात्मक प्रस्तुति का सामान्य विज्ञान का अंतिम चैप्टर, फाइनल चैप्टर, जो कि कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी था, तो जिसका डिस्कशन किया गया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं। अपने अपडेट्स अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल सके। ठीक है, और आगे सीरीज में हम हिस्ट्री के जितने हिस्ट्री का जो भी है मिडुअल, एंशियंट और मॉडर्न, ये तीनों पार्ट हम एक एक करके अपलोड करेंगे। सबसे पहले हम एंशियंट अपलोड करने वाले हैं, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।